चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 के बारे में कि चैप्टर 1 में हम लोग का क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी थंबनेल में यहाँ पे दिख गया होगा कि हमारे आसपास का जो भी पदार्थ है, जो मैटर्स आवर सराउंडिंग्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट में हमारा कह रहा है कि अध्याय 1 में क्या है, हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है। ठीक है ना, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें उपलब्ध है वो सभी क्या है, सभी एक मैटर है, सभी पदार्थ। हमारे हाथ में जो एक पेन है ये भी मैटर है, हमारे पीछे जो बोर्ड है वो भी मैटर है। आपको एवरीथिंग, जो भी चीज आप देख सकते हो वो सभी क्या है, मैटर है। ठीक है ना, इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, पदार्थ क्या है जिसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि मास होना चाहिए और वह कुछ स्थान घेरता हो। ठीक है ना, यानी कि वह कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और उसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि वजन उसमें होना चाहिए, वह क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हवा एक पदार्थ है। हवा जो है एक पदार्थ है, क्योंकि हवा तो हमें दिखाई नहीं देती है, नहीं ना देती है, फिर भी क्या है, हवा एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हवा में जो है वह द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, हवा में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, स्थान घेरता है, यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना, तो इसमें इससे क्या पता चला कि हवा भी जो है वह क्या होता है, हमारा पदार्थ होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, ठीक है, अगर वह इनविजिबल भी है, अगर वह दिखाई न भी दे रहा है, लेकिन अगर वह स्थान घेर रहा है और उसमें अगर द्रव्यमान है तो वो भी पदार्थ है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि पदार्थ के कण, ठीक है ना, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, तो मैटर जो हुआ बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ के कण का जो विशेषताएं है, ठीक है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में हमारा क्या कर रहा है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होगा, यानी कि देखिए अब ये पेंसिल ही है, पेंसिल क्या बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका जो कण है, जो छोटा छोटा कण है, उसके आपस में, ठीक है ना, उसके बीच में जो स्थान है वो क्या होता है, कुछ ना कुछ खाली स्थान होता ही है। ठीक है, यानी कोई भी मैटर है उसके कणों के बीच में जो है खाली स्थान होगा। दूसरा हमारे कण लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि कण जो पार्टिकल जो होता है वह क्या होता है, हमेशा जो है रनिंग में रहता है। ठीक है ना, और ये रनिंग में कैसे रहता है, ठीक है ना, इसमें एनर्जी भी है। ठीक है, यह चीज जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होगा तभी ना वो एक दूसरे को पकड़े रहेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई पेंसिल है, ठीक है ना, अगर ये पेंसिल है, इसके कण के बीच में आकर्षण बल है तभी ना ये पेंसिल बना बने, तो क्या होगा, सब पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आकर्षण बल नहीं रहेगा तो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो कण का आकार जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसके बारे में है कि अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि कणों के बीच खाली स्थान कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। अगर मान लीजिए कि अगर आप ग्लास में पानी रखते हैं, ठीक है ना, तो पानी का जो कण होता है, वो पानी के कण के बीच में खाली स्थान है, क्योंकि अगर पानी में अगर आप चीनी डाल देते हैं तो पानी मीठा हो जाता है, लेकिन वो चीनी कहाँ चला जाता है, वही जो पानी का जो छोटा छोटा कण होता है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसी में जो है वह चीनी जो है क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, इसीलिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना, इसके नीचे हमारा है कि इसके कारण पदार्थ का क्या होता है, विसरण होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कण क्या होता है, हमेशा गति करते हुए रहता है, यानी कि इसी के कारण जो है क्या होता है, डिफ्यूजन जो आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, अगर कण अगर गति नहीं करेगा, ठीक है ना, कण रनिंग में नहीं रहेगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि विसरण नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हमारा देखिएगा, अब करेंगे तापमान और कणों की गति। देखिएगा कि जब तापमान बढ़ता है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, कण जो गति करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो एनर्जी है, ठीक है ना, तो कण की जो गतिज ऊर्जा है सो, और कण का जो गति है सो, ठीक है ना, यह दोनों क्या है, क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कणों की गति बढ़ेगी। ठीक है ना, तापमान बढ़ने के कारण कह रहा है कि इसीलिए जो है क्या होता है, अब इतना सा, अब देखिए एक बार जब टेम्परेचर बढ़ा तो कण का गतिज ऊर्जा और कण की गति दोनों बढ़ गया। ठीक है, और बढ़ता कैसे है, तो देखिए आप जब भी देखो कोई भी चीज अगर पानी में आप डालते हैं, ठीक है, तो ठंडे पानी के अलावा गर्म पानी में वो चीज बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी फैल जाता है। ठीक है ना, तो उसका रीजन क्या होता है, यही होता है कि तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, कण का गति बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी वस्तु जो उसमें ज्यादा जल्दी फैल जाता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद देखिएगा कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, ठीक है ना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इस आकर्षण की शक्ति अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना, सभी में जो है आकर्षण बल अलग अलग है, ठीक है। ठोस का जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ताकि एक दूसरे को पूरा एकदम टाइट से पकड़े हुए रहता है, ठीक है ना, ताकि उसका पार्टिकल जो इधर उधर नहीं हो, ठीक है। उसके बाद जो होता है तो सभी में जो है अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, ठोस में आकर्षण अधिक होता है, ज्यादा होता है। द्रव में जो आकर्षण क्या होता है, मीडियम होता है। और गैस में आ जाइएगा तो गैस में आकर्षण बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पदार्थ का जो अवस्था है, सो पदार्थ हम लोग जानते हैं पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठीक है ना। पदार्थ का क्या होता है, 3 अवस्था होता है, ठीक है। एक मिनट, पदार्थ का क्या होता है, 3 अवस्था होता है, ठीक है ना। क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे अगर एग्जांपल देखना चाहिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या देखिए नीचे दिया हुआ बर्फ है, पानी है, जल वाष्प है ना, ये सब क्या है, ये सब जो है यह जल का ही भाग है, ठीक है ना। यानी कि जल अगर ठोस में रहेगा, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। और यही जल अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी कि यह क्या है, पानी है, जल है, और यही जल अगर गैसियस में चेंज हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। जल का जो है H2O या क्या होता है, या इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यानी कि यह बर्फ है, यानी कि जल का यह क्या होता है, सॉलिड फॉर्म है। अगर जल है तो पानी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो कि इसे क्या है, जनरली सामान्यतः यह जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद जब इसको गैसेस में चेंज किया जाएगा तो यह जल वाष्प बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि तीनों फॉर्म में जो है आ सकता है। इसके बाद देखिएगा ठोस पदार्थ का जो विशेषता होता है, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसका। सबसे पहला क्या है, इसका जो है निश्चित आकार होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर कि या पेंसिल है या फिर कोई ग्लास है, ग्लास को रख दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि ग्लास एक जगह से दूसरे जगह बह जाएगा, ठीक है, पानी जैसा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका अगर 1 लीटर का आती है ग्लास है, ठीक है ना, तो उसका आयतन एकदम फिक्स होगा कि उसमें डलाएगा तो उतना ही होगा वो, ठीक है ना, वॉल्यूम उसका एकदम सेम होगा। कौन बहुत पास पास होते हैं, यानी कि इसका जो पार्टिकल्स होता है एकदम एक दूसरे से सटा होता है, ठीक है ना, बहुत पास होता है। इसमें आकर्षण बल वो जो है बहुत ही ज्यादा होता है। कण अपनी निश्चित स्थाई के आसपास कंपन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अपना जो इसका अपना निश्चित जो स्थान होगा, ठीक है ना, वहां पे जो है कंपन करते रहते हैं। हम आपको पहले ही बताएं कि कण जो क्या होते हैं, आपस में गति करते रहते हैं। ठोस लगभग असंपीडित होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा देखिएगा द्रव की विशेषता। द्रव में क्या क्या है, तो द्रव में निश्चित आयतन होता है, यह तो ठीक है। निश्चित आकार नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि गिलास में पानी डाल दीजिएगा तो गिलास के आकार का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दूसरे किसी जग में डाल दीजिएगा तो जग के आकार का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिस वस्तु में आप पानी को डालिएगा वह जो है उसका शेप ले लेता है, यानी कि इसका खुद का शेप नहीं होता, आकार नहीं होता। जिस पात्र में रखा जाए उसका आकार ले लेते हैं ना, यानी कि जिस पात्र में पानी को रख दीजिएगा या फिर कोई भी लिक्विड होगा उस प्रकार का आकार ले लेगा। ठोस की तुलना में यह बहुत ही अधिक दूर पे होता है, यानी कि ठोस का जो कण होता है वह बहुत पास होता है, लेकिन द्रव का जो कण होता है वह जो है ठोस की तुलना में जो है दूर दूर होता है, ठीक है। कण एक दूसरे के ऊपर खिसक सकते हैं, कण एक दूसरे के ऊपर खिसकता है तभी नहीं तरल होता है, ठीक है। एक जगह रखिएगा तो पूरा फैल जाता है, ठीक है ना, वही रीजन है। इसके बाद हमारा देखिएगा अब आ जाता है कि गैस का विशेषता। तो गैस का जो विशेषता, गैस का तो एक तो आकार निश्चित नहीं है, आयतन भी निश्चित नहीं है, कौन जो बहुत ही ज्यादा दूरी पर होगा, ठीक है ना। आकर्षण बल इसमें एकदम बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है, ठीक है ना, एकदम 9 के बराबर आकर्षण बल होगा। इसको जो है बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है ना, यह गैस का है। उसके बाद गैस पूरे उपलब्ध स्थान में फैल सकता है, यानी कि इसको जितना स्पेस मिल जाएगा वो उतना में फैल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा तीनों अवस्था का यहाँ पे जो कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन क्या क्या है, तो चलिए एक एक करके आप लोग जो है यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है आकार है, आयतन है, कण का बीच का दूरी है, आकर्षण बल है, संपीड़ित है और प्रवाह है, ठीक है ना। यह सब जो है तो देखिएगा सबसे पहले हमारा ठोस में जो हमारा आकार होता है वो क्या है, निश्चित है। ठोस में हमारा जो आयतन होता है वो भी निश्चित है। ठोस में कण का बीच का दूरी होता है एकदम बहुत कम डिस्टेंस होता है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। संपीड़ित जो है बहुत ही कम होता है, 9 के बराबर होता है। प्रवाह नहीं हो सकता, यानी कि फैल नहीं सकता है, ठीक है ना। यही जब द्रव में आते हैं तो द्रव का जो वहां पे देखिए सामने देखिएगा आकार क्या है, इसका अनिश्चित है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है।
आयतन इसका निश्चित होता है। कण का जो बीच का दूरी है वो क्या होता है, मध्यम होता है, मीडियम होता है, कम होता है। आकर्षण बल भी मीडियम होता है, कम होता है थोड़ा सा इससे। उसके बाद संपीड़ित जो है एकदम कम होगा इसमें, प्रवाह जो है इसमें हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक जगह रखिएगा तो दूसरी जगह चला जाएगा फैल के, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमारा गैस में, ठीक है ना, तो गैस का जो देखिएगा यहाँ पे क्या है, आकार, आकार अनिश्चित है, आयतन अनिश्चित है, कण का बीच का दूरी बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। हमारा जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, 9 के बराबर होता है। बहुत अधिक होता है क्या, संपीड़ित, ठीक है, यानी कि संपीड़ितता जो है बहुत ही ज्यादा होता है, प्रवाह कर सकता है ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों का जो कंपैरिजन आपको देख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब पढ़ा कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कोई भी जो हमारा जो भी अवस्था है, ठीक है ना, पदार्थ का, जैसे कि ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसको क्या करते हैं हम लोग जो है उसके फॉर्म में जो है वो चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। देखिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ को ले जाना, लाना, भेजना, करना, ठीक है, वही क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा है ठोस से द्रव, ठीक है ना, यानी कि ठोस है कोई भी, उसको अगर द्रव में लाइएगा तो क्या होगा, या तो पिघलेगा नहीं तो गलेगा, ठीक है ना, यही ना कहलाएगा कि पिघल के ठोस में आएगा, नहीं तो गल के ठोस में आएगा, पिघलना या गलना कहलाएगा। उसके बाद अब कह रहा है कि द्रव से गैस में, अगर कोई भी वस्तु लिक्विड है और उसको अगर गैस में चेंज करना है तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा या वाष्पन होगा, यही ना होगा। यानी कि अब पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प बनेगा, यानी कि गैस बन जाएगा, गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो क्या चीज हुआ, वाष्पीकरण हुआ, तभी ना वाष्प बन के उड़ गया। उसके बाद हमारा आ जाता है अब गैस से द्रव, अब गैस तो हो गया, अब गैस से द्रव मिलाने के लिए क्या होना चाहिए, तो द्रव से गैस के लिए वाष्पीकरण होना चाहिए, उसी का उल्टा द्रव गैस से द्रव में आने के लिए संघनन होना चाहिए। जैसे यहाँ से जो है अगर पानी गर्म हो गया वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, ठीक है, और जब वर्षा होता है तो वही पानी बादल जो होता है वह वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो क्यों नीचे आ जाता है, क्योंकि संघनन होता है इसीलिए नीचे आ जाता है, ठीक है ना, संघनन, देखिए गैस जब द्रव में बदलेगा तो संघनन कहलाता है, ठीक है ना। वही अगर जब कोई भी द्रव है, मान लो कि पानी है, अब पानी अगर बर्फ को बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, जमना हो जाएगा या फिर ठोसकरण हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पानी जब जम जाएगा तो बर्फ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ठोस से द्रव में पिघलना या गलन, द्रव से गैस में तो वाष्पीकरण, गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन, और द्रव से ठोस में आएगा तो जमना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, करें कि गलनांक, ठीक है ना। देखिए गलनांक क्या होता है, किसी भी वस्तु को जो है द्रव में आने के लिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एक जो है निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर होता है, उस पर जो है वो आ जाएगा, वही उस वस्तु का गलनांक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी ठोस का वह निश्चित तापमान जिस पर वह वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, उसी में उसी को जो है क्या बोला जाता है, उसका गलनांक बोला जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो मैटर हुआ मेल्ट हो जाएगा, उसी को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर देखिएगा बर्फ का गलनांक जो होगा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि 0 डिग्री पे जो है वह क्या हो जाएगा, बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा समान वायुमंडलीय ताप पर बर्फ जो है क्या होता है, 0 डिग्री पर पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस जब भी आएगा तो जो बर्फ होगा वह क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है क्वथनांक, ठीक है ना। क्वथनांक क्या होता है, तो एकदम सेम चीज है, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है, यानी कि वायुमंडलीय दाब पे जो है क्या होगा, कोई भी जो मैटर है, कोई भी वस्तु है, अगर वह उबलना चालू कर देता है, ठीक है ना, उबलना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पानी पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि द्रव से जो है क्या चीज में हो जाएगा, गैस में बदलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। यानी कि तो पानी का जो क्वथनांक होता है वह क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। और यह भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो है होना चाहिए तब, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा हो जाता है वाष्पीकरण, ठीक है। तो देखिए वाष्पीकरण जो है ना, यह बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वाष्पीकरण अभी आपको हम समझा दें, कोई भी जो द्रव होगा उसको जो गैसियस में जब वो चेंज होने लगता है, उसी को हम लोग, उसी चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो इसमें भी जो है कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर इवेपोरेशन होता कैसे है, तो इसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारा काम, यानी कि जहाँ से वाष्पीकरण होना है उस सतह का क्षेत्रफल क्या है, कितना है, ठीक है ना, उसका सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या है। उसके बाद देखिए तो जब सतह का क्षेत्रफल जब बड़ा होगा, ठीक है ना, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, तेजी से होगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ होगा।
टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, आर्द्रता अगर ज्यादा हो गया यानी कि नमी अगर ज्यादा हो गई तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको होने के लिए चाहिए टेम्परेचर यानी कि तापमान। हवा की गति जब बढ़ती है यानी कि हवा की गति बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कुल मिला के आपको कहना यह है कि अगर आर्द्रता यानी कि अगर नमी अगर हो जाती है, ठीक है ना, तभी जो है वह वाष्पीकरण कम हो सकता है, अन्यथा जो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा, हवा की गति बढ़ती है तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगी तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा आता है देखिए वाष्पीकरण से ठंडक क्यों हो जाता है, यानी वाष्पीकरण होगा तो ठंडक क्यों होता है। तो देखिएगा वाष्पीकरण के दौरान अत्यधिक जो है क्या होता है, गतिज ऊर्जा वाला जो कण होता है, ठीक है ना, वह सतह से बाहर आ जाता है, सतह से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो द्रव जो बच जाता है, ठीक है ना, उसका गतिज ऊर्जा इतना कम हो जाता है, इसके वजह से जो है क्या होता है, ठंडक महसूस होने लगता है, ठीक है ना। और देखिए ठंडक महसूस होती है, उदाहरण जैसे पसीना सूख जाता है, ठीक है ना, तो शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मिट्टी की घड़ा में पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। हाथ पर थोड़ा स्पिरिट लगाइएगा तो क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। क्यों होता है, तो रीजन इसका वही है, ठीक है ना, वाष्पीकरण जब भी हो जाता है, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा वहां पे कम हो जाएगी और कम होने के कारण जो है ठंडक महसूस होने लगती है। इसके बाद देखिएगा गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट जो है वह क्या होता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी भी स्टेट में जब चेंजिंग होता है, ठीक है ना, यानी कि जब भी कोई भी अवस्था हो, जैसे कि ठोस द्रव गैस हो, तीनों में से अगर हम लोग किसी भी चीज में बदलाव करते हैं, ठीक है ना, तो जब चेंजेस करिएगा तो क्या होता है, जो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो यूज के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोल देंगे। लेटेंट हीट में क्या होता है, इसमें दो प्रकार होता है, गुप्त गलन होता है और गुप्त वाष्पन होता है, ठीक है ना। गुप्त गलन में क्या हो जाता है, जब ठोस से द्रव में होगा तो गुप्त गलन है, ठीक है ना। और गुप्त वाष्पन में क्या होता है, द्रव से जब गैस में चेंजिंग होगा तो गुप्त वाष्पन है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद देखिए कि दबाव का प्रभाव, दबाव यानी कि दाब, ठीक है ना, वही प्रेशर ही होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा गैसों के दबाने पर उनका कण का बीच का जो दूरी होता है वह क्या होता है, कम किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए उच्च दाब में और निम्न तापमान में जो है क्या होता है, उसको जो है द्रव में बदला जा सकता है, ठीक है ना। अब कैसे बदला जाता है, तो देखिए अब जब एलपीजी जो गैस है, ठीक है, इसको क्या होता है, इसको जो है द्रवीकृत करके ही रखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर जो है अगर आप खूब प्रेशर डालिएगा, ठीक है ना, और टेम्परेचर एकदम कम कर दीजिएगा तो गैस जो है क्या होगा, द्रव में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि गैस जो है वह लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना। एलपीजी को जो है द्रवीकृत करके ही सिलेंडर में रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो तथ्य है, ठीक है ना, वह क्या है, तो देखिए जो पदार्थ का जो अवस्था है, ठीक है ना, पदार्थ का अवस्था उसको कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए ये ठोस से द्रव में आ सकता है, द्रव से गैस में जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार यह गैस से जो है फिर द्रव में भी आ सकता है और द्रव से गैस में भी आ सकता है, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है, चेंजिंग जो है एकदम पूरा संभव है, ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा, फिर गैस से द्रव हो जाएगा, द्रव से ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह बदलने पर जो क्या होता है, इसका रासायनिक पहचान सामान्यतः नहीं बदलती। देखिए कि कह क्या रहा है कि जब भी अगर आप ठोस में हो, ठोस से द्रव में बदल दीजिए, द्रव से गैस में बदल दीजिए, गैस से फिर ठोस में बदल दीजिए, द्रव में बदल दीजिए, किसी में भी चेंजिंग कीजिए लेकिन इसका रासायनिक जो इसका पहचान इसमें चेंज नहीं होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा बर्फ है, पानी है और जल वाष्प है, ठीक है ना, यह सब क्या है, जल का रूप है ना, जल है ना। और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, यानी कि आप तीनों में से किसी में भी बदल दीजिए लेकिन H2O ही रहेगा, H2O बदल के CO2 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका रासायनिक जो इसका वैल्यू है, ठीक है ना, रासायनिक रिकॉग्नाइजेशन है वह उसमें जो है चेंजिंग नहीं हो सकता है। क्लियर है इतना, चाहे वह बर्फ रहे, पानी रहे, जल वाष्प रहे, इसका फॉर्मूला H2O है, H2O है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। कि पदार्थ की कितनी प्रमुख अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ का प्रमुख अवस्था कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तरह कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि बर्फ जो है कितना डिग्री पे मेल्ट होना शुरू कर देगा, अब जस्ट बताएं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर है कि जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, ठीक है ना, यानी कि जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है जल कितना डिग्री पे जो है वो उबलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि गैसों में कण के बीच की दूरी कैसी होती है, तो गैस में जो है कण का बीच का दूरी जो बहुत ज्यादा होता है ना, जस्ट ऊपर बताए हैं क्या हो जाएगा, बहुत अधिक,
गैस में जो है बहुत ज्यादा जो है कण के बीच में गैप होता है, ठीक है। द्रव के सतह से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो द्रव से जब गैस में बदलता है उसको क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? वाष्पीकरण, ठीक है ना। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, जैसे कि देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच की कोई दो विशेषता लिखना है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है पहला, और वह लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं, दूसरा, ठीक है। इसके बाद करें वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है? तो वाष्पीकरण में अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले कण जो है वह क्या हो जाते हैं? सतह से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, बाहर निकल जाते हैं। तो बाकी जो लिक्विड बच जाता है, शेष द्रव बच जाता है, ठीक है ना, उसमें औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसके वजह से जो है क्या होता है? वाष्पीकरण से हमको ठंडक महसूस होता है। इसके बाद हमारा तीसरा है, गैस आसानी से संपीड़ित क्यों की जाती है, क्यों हो जाती है? देखिए, क्योंकि गैस का कण का बीच का जो दूरी रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है, सॉरी बहुत ही अधिक होता है, ठीक है ना। क्योंकि जस्ट ऊपर ही बताया कि गैस में जो है जो दो कणों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें दबाकर जो है क्या हो सकता है? द्रव में लाया जा सकता है, पास में लाया जा सकता है, या फिर लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। समझ गए? इतना आप लोगों का जो है क्लियर है। तो यह था हमारा साइंस का चैप्टर 1 एनसीईआरटी का। अगर आप लोग को इसमें कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।